हेलो स्टूडेंट्स, यह थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स की क्लास है जिसमें हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर इंटरनेशनल ट्रेड, पब्लिक फाइनेंस एवं डेवलपमेंट का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें एक यूनिट पूरी पब्लिक फाइनेंस सार्वजनिक वित्त से संबंधित है, जिसमें सार्वजनिक वित्त का विस्तार से अध्ययन किया जाता है कि सार्वजनिक वित्त क्या है, सार्वजनिक वित्त के प्रमुख भाग, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक आय क्या हैं। सार्वजनिक आय के तहत हमने कल कर व्यवस्था टैक्सेशन सिस्टम स्टार्ट किया था, जो लास्ट वीडियो में आपको डिलीवर किया जा चुका है। इस समय आप सभी स्टूडेंट से यह अनुरोध है कि समय की मांग के अनुरूप ऑनलाइन टीचिंग की जा रही है, तो इस ऑनलाइन टीचिंग से आप वीडियो के माध्यम से टॉपिक को देख लें। इसके अतिरिक्त पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड जो भी किताबें होंगी उसमें ये टॉपिक कर व्यवस्था से रिलेटेड अवश्य मिलेंगे। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आगे आने वाले समय में भी आप जब कभी किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, तब उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिनका आप ध्यान से अध्ययन कीजिए। कल हमने कर व्यवस्था आरंभ की थी, जिसमें हमने यह पढ़ा था कि कर किसे कहते हैं, कर की परिभाषा क्या होती है और कर की विशेषताएं क्या हैं, कि जिस प्रकार अनिवार्य भुगतान होना चाहिए, जन कल्याण होना चाहिए, प्रत्यक्ष कर का प्रत्यक्ष लाभ का अभाव होना चाहिए, इस तरह की हमने विशेषताएं पढ़ी थी। और उसके पश्चात पढ़ा था कि करारोपण के उद्देश्य क्या हैं, कि सरकार कर सभी वर्गों पर क्यों लगाती है। और मसग्रेव ने एक अच्छी कर प्रणाली के गुण प्रतिपादित किए हैं, उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है करों के सिद्धांत। इसको कहते हैं कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। अर्थशास्त्रियों ने एक अच्छी कर प्रणाली के संबंध में कई सिद्धांत दिए हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने अच्छी कर व्यवस्था के 4 मुख्य सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लगभग 200 वर्ष पूर्व एडम स्मिथ ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किए थे और यह आज तक ज्यों के त्यों हैं। यद्यपि कुछ अन्य सिद्धांत और प्रतिपादित किए गए, परंतु इन सिद्धांतों में कभी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। सभी इन सिद्धांतों को मानते हैं। अच्छी कर प्रणाली के एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित करों के सिद्धांत, इसको कहते हैं कैनन ऑफ टैक्सेशन। इसमें पहला है समानता का सिद्धांत, कैनन ऑफ इक्वेलिटी, या कुछ पुस्तकों में आपको ऐसे मिलेगा, इसका नाम होता है योग्यता का नियम, कैनन ऑफ एबिलिटी। दोनों एक ही बात है, इसको हम पढ़ के देखते हैं। एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रजा को सरकार की सहायता के लिए अपना हिस्सा अपनी अपनी योग्यताओं के अनुपात में देना चाहिए, अर्थात उन्हें उस आय के अनुपात में कर देना चाहिए जो वे क्रमशः सरकार की सुरक्षा में प्राप्त करते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर देना चाहिए। समानता का अर्थ यह नहीं है कि सब लोगों को एक समान कर देना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से त्याग करना चाहिए। धनवान व्यक्तियों के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो होती है, सीमांत संतुष्टि होती है, वे निर्धनों के लिए मुद्रा की सीमांत तुष्टिकरण की अपेक्षा कम होती है। इसलिए धनी व्यक्तियों को निर्धनों की तुलना में अधिक कर देना चाहिए, तभी दोनों का त्याग बराबर हो सकेगा। आप फर्स्ट ईयर में माइक्रो इकोनॉमिक्स में सीमांत उपयोगिता का नियम पढ़कर आए हैं, तो उसी नियम के आधार पर ये सिद्धांत बना है कि अमीर व्यक्ति से हमें अधिक कर लेना चाहिए और गरीब से कम कर लेना चाहिए। इस प्रकार इस सिद्धांत में न्यायशीलता का सिद्धांत भी निहित है। एडम स्मिथ के अनुसार अमीरों को न केवल अपनी आय के अनुपात में बल्कि उससे अधिक सार्वजनिक व्यय में योगदान देना उचित होगा। प्रोफेसर मिल, चैपमैन, सेलिगमैन आदि के अनुसार भी प्रत्येक व्यक्ति पर कर का भार समान पड़ना चाहिए। इसका अभिप्राय ये है
कि प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से त्याग करना चाहिए। इस नियम की विस्तृत व्याख्या कराधान में न्याय, जस्टिस इन टैक्सेशन के अंतर्गत की जाती है। दूसरा है निश्चितता का सिद्धांत, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। इस सिद्धांत के अनुसार करों के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट है कि निश्चितता होनी चाहिए। एडम स्मिथ के शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति जो कर देता है वह मनमाना नहीं बल्कि निश्चित होना चाहिए। भुगतान का समय, भुगतान की विधि और भुगतान की जाने वाली राशि करदाता को तथा अन्य व्यक्तियों को स्पष्ट होनी चाहिए। कर प्रणाली में कई प्रकार की निश्चितता की आवश्यकता होती है। फर्स्ट है, इसमें उसे यह भी मालूम होना चाहिए कि उसे कितना कर देना है। दूसरा, उसे यह मालूम होना चाहिए कि उसे कर किस समय अदा करना है जिससे उस समय वह उसका प्रबंध कर सके। तीसरा, उसे यह भी मालूम होना चाहिए कि उसे कितनी किश्तों में कर देना है, अथवा एक ही बार देना है या 2 या अधिक किश्तों में देना है। लास्ट, जो करदाता को यह भी मालूम होना चाहिए कि उसे कर कहाँ और किसको देना है। करों की निश्चितता करदाता के लिए आवश्यक नहीं है बल्कि राज्य के लिए भी आवश्यक है। कर का अनुमान लगाकर ही सरकार अपना व्यय निश्चित करती है। सरकार बजट बनाती है तो उसे पहले पता होता है कि हमारी आय इतनी प्राप्त होगी, उसके अनुसार ही व्यय निर्धारित किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट कथन यह है कि एन ओल्ड टैक्स इज नो टैक्स निश्चितता के सिद्धांत के लाभ को ही प्रकट करता है। अर्थात जो कर बहुत लंबे समय से चला रहा है, जैसे आयकर है, तो लोग मेंटली प्रिपेयर हैं, उन्हें मालूम है कि सभी को आयकर देना है, तो उसका उन्हें अधिक भार महसूस नहीं होता। इसका अभिप्राय है कि निश्चित कर के विषय में लोग पहले से ही तैयारी कर लेते हैं, इस प्रकार उसका भुगतान करना कठिन नहीं होता है। जैसे लोगों पर आयकर लगाया जाता है तो लोगों को मालूम होता है कि उस कर की उनको अपनी इनकम का कितना % टैक्स देना है, उसकी दर पता होती है। इसके अलावा उसको हर महीने कटवाना है और लास्ट तक, फरवरी तक उनका टैक्स पूरा कट जाना चाहिए। ये सैलरी पर्सन को, जो बिजनेस करते हैं, सभी को अपनी जो आय पर कर देते हैं, उनको पूरी विधि पता होती है, तभी वो अपने कर को सही तरीके से मैनेज कर पाते हैं। तीसरा सिद्धांत है सुविधा का सिद्धांत, कैनन ऑफ कन्वीनियंस। इस सिद्धांत के अनुसार कर लगाते समय करदाता की सुविधा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक कर ऐसे समय पर अथवा इस ढंग से लगाया जाना चाहिए कि इसका भुगतान करना करदाता के लिए सुविधाजनक हो। प्रत्येक कर ऐसे समय और इस ढंग से एकत्रित करना चाहिए जिसमें करदाता को कर देने में कोई कठिनाई ना हो। यदि कर ऐसे समय और ऐसे ढंग से वसूल किया जाएगा जिससे करदाता को असुविधा होती है तो कम से कम कर का भार भी बहुत अधिक प्रतीत होने लगेगा। इसके विपरीत यदि कर ऐसे समय और इस ढंग से लिया जाए जिससे करदाता को सुविधा होती है तो वह अधिक से अधिक कर के भार को भी महसूस नहीं करेगा। जैसे एग्रीकल्चर में जब फसल कटाई के बाद उसके पास इनकम आती है तो उस समय वो कर लगाया जाए तो वो आसानी से उसको पे कर सकता है। नेक्स्ट है मितव्ययता का सिद्धांत, कैनन ऑफ इकोनॉमी। इस सिद्धांत के अनुसार कर एकत्र करने की लागत न्यूनतम होनी चाहिए। कर प्रणाली अधिक खर्चीली नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक कर को इस प्रकार लगाया जाना चाहिए, इस प्रकार इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए जिससे सरकार को कर एकत्रित करने में अधिक खर्च ना करना पड़े और कर चुकाते समय करदाता को भी अधिक खर्च ना करना पड़े। अर्थात सरकार के विभाग बहुत बड़े ना हो, उनका ही बहुत अधिक खर्चा ना हो और ऐसा ना हो कि जनता को भी कर देने से पूर्व इतनी जटिल प्रक्रिया हो, बार बार सीए या कर विशेषज्ञों से संपर्क करना पड़े। एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक कर की रचना इस प्रकार की जानी चाहिए कि सरकारी कोष में जो राशि पहुंचती है उसके अतिरिक्त लोगों की जेबों से जितना संभव हो कम से कम मात्रा निकाली जाए और कम से कम जेबों से बाहर रखी जाए। आधुनिक अर्थशास्त्री मितव्ययता का अर्थ विस्तृत दृष्टिकोण से लगाते हैं। उनका विचार यह है कि यदि किसी कर के लगने से देश की आर्थिक स्थिति, व्यापार और उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो वह कर मितव्ययी नहीं कहा जाता। ये इसका एक विस्तृत विचार है। इस दृष्टि से भारी आयकर मितव्ययता के सिद्धांत की संतुष्टि नहीं करता, लेकिन नशीली वस्तुओं पर अधिक करों को उचित माना जा सकता है। इस प्रकार मितव्ययता का अर्थ यह हुआ कि कर प्राप्त करने में
कम से कम व्यय होना चाहिए तथा कर का समाज के उत्पादन और लोगों के निवेश तथा बचत करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कुछ समय पूर्व तक आयकर की दरें भारत में बहुत अधिक थी, जिस कारण लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहन नहीं था। तो इस और साथ ही आप देखेंगे कि नशीली वस्तुएं होती हैं जैसे शराब, सिगरेट इत्यादि पर सरकार अत्यधिक टैक्स लगाती है। एडम स्मिथ के उपरोक्त सिद्धांतों पर टिप्पणी करते हुए फिंडले शिराज ने लिखा है कि कोई कितना भी प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, कर सिद्धांतों को इतना संक्षिप्त करने और इतने स्पष्ट और सरल सिद्धांत देने में सफल नहीं हुआ है जितना कि एडम स्मिथ। यह इसे मैंने प्रारंभ में ही बताया था। एडम स्मिथ के जो चार करों के कैनन्स हैं, इनकी अत्यधिक तारीफ की जाती है कि ये ने आज तक की ज्यों का त्यों स्वीकार किया जाता है। कुछ नए आधुनिक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न कैनन्स। एडम स्मिथ ने लगभग 200 वर्ष पूर्व करों के उपरोक्त सिद्धांतों का वर्णन किया था। तब से अब तक आर्थिक क्रियाओं में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने करों के उपरोक्त सिद्धांतों के अतिरिक्त कई नए सिद्धांत दिए हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए करों के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है लोचशीलता का सिद्धांत, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी पढ़ के आए हैं, उसका मतलब जानते हैं। उसी इलास्टिसिटी के कर की व्यवस्था में भी होनी चाहिए। कर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने से ही सरकारें आवश्यकता अनुसार करों से प्राप्त आय बिना किसी असुविधा के कम या अधिक कर सकें। इस सिद्धांत के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर कर एकत्रित करने के खर्च में बिना अधिक वृद्धि किए हुए करों से प्राप्त आय बढ़ जानी चाहिए। अर्थात सरकार को जब अधिक आय चाहिए तो ऐसा नहीं है कि सरकार फिर एक नया कर लगाए और उसके लिए नए विभाग की स्थापना करे। और सरकार क्या करती है, जो पुराने कर चल रहे हैं उसी का बेस बढ़ा देती है। वो इतने इलास्टिक होते हैं और सरकार की इनकम बढ़ जाती है। नेक्स्ट है उत्पादकता का सिद्धांत, कैनन ऑफ प्रोडक्शन। यह सिद्धांत बेस्टवेल ने प्रस्तुत किया। इसका साधारणतः अर्थ यह समझा जाता है कि कर ऐसे होने चाहिए जिससे सरकार को अधिक से अधिक आय मिले और कर थोड़ी संख्या में लगें तथा जनता को अधिक कष्ट ना हो, क्योंकि कर लगाने से जनता को त्याग करना पड़ता है अपनी आय का, तो अधिक जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। परंतु इसका वास्तविक अर्थ यह है कि कर को इस प्रकार लगाए जाने चाहिए जिससे देश के उद्योग धंधों, लोगों की कार्य करने की योग्यता, इच्छा, बचत और निवेश की इच्छा पर बुरा प्रभाव ना पड़े, भविष्य में अधिक कर मिलने की संभावना हो। यह सिद्धांत वास्तव में एडम स्मिथ के मितव्ययिता सिद्धांत से मिलता जुलता है। विभिन्नता का सिद्धांत, कैनन ऑफ वैरायटी। एक कर प्रणाली के स्थान पर बहु कर प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। इस नियम के अनुसार कर भिन्न भिन्न प्रकार के होने चाहिए जिससे देश के प्रत्येक नागरिक पर अवश्य कुछ न कुछ भार पड़े। इसके लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष करों में भी संतुलन स्थापित किया जा सकता है। आजकल सरकार के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। जैसे हमने सार्वजनिक व्यय वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो सरकार को अधिक आय की आवश्यकता होती है। इसके लिए आजकल एक कर नहीं लगाया जाता, बल्कि सरकार कुछ प्रत्यक्ष कर लगाती है और कुछ अप्रत्यक्ष कर लगाती है, जो लगभग सभी को देने पड़ते हैं। सरकार इनमें एक संतुलन स्थापित करती है। सरलता का सिद्धांत, कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी। कर प्रणाली सरल होनी चाहिए जिससे साधारण नागरिक भी उसे समझ सके। इससे एक तो करों को छिपाने की संभावना कम होगी, कर चोरी कम होगी और करदाता संतुष्ट रहेंगे। वांछनीयता का सिद्धांत, कैनन ऑफ डिजायरेबिलिटी। नए कर किसी उचित उद्देश्य के लिए ही लगाए जाने चाहिए जिससे उनकी वांछनीयता सिद्ध हो तथा जनता कर देते समय विरोध ना करे। गलत उद्देश्य के लिए कोई कर नहीं लगाया जाना चाहिए। जिस प्रकार मानो पूर्व वर्षों में कुछ कर चले आ रहे हैं, सरकार लंबे समय तक उन पर अध्ययन करती है, विचार करती है और फिर वो अगर उपयुक्त नहीं लगते तो उन्हें एक नया रूप देती है। जैसे आप देखेंगे पहले बिक्री कर इत्यादि लगता था, उत्पादन कर लगता था, उस सबको बदलकर अब जीएसटी कर दिया गया है। तो उसमें सरकार ने उसकी वांछनीयता सिद्ध करी कि अब यह कर ज़्यादा उपयोगी है। परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। कर ऐसा होना चाहिए जिसमें बिना किसी कठिनाई के सरलतापूर्वक आवश्यक परिवर्तन किए जा सकें। लोकप्रियता का सिद्धांत, कर लोकप्रिय होने चाहिए जिससे उन्हें एकत्र करने में राज्य कर्मचारियों को किसी प्रकार से जनता का विरोध सहना न पड़े।
लोकतंत्र में यदि कोई चीज़ जनता में लोकप्रिय नहीं होती तो जनता धरने इत्यादि देती है, विरोध करती है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। स्वचलन का सिद्धांत, कैनन ऑफ बायंसी। कर प्रणाली इस प्रकार होनी चाहिए कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ करों से एकत्र आय में भी अपने आप वृद्धि होनी चाहिए। जैसे लोगों का आय स्तर बढ़ता है, गरीब वर्ग मध्यम वर्ग में आता है, तो उनकी आय बढ़ेगी तो वो आय कर देंगे, तो उससे इनकम अपने आप सरकार की बढ़ जाएगी। समन्वयता का सिद्धांत, कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन। आजकल केंद्रीय सरकारें, राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारें अलग अलग कर लगाती हैं। इन सरकारों द्वारा लगाए गए करों में समन्वयता पाई जानी चाहिए। एक ही प्रकार का कर सरकारों के विभिन्न स्तरों पर नहीं लगाया जाना चाहिए। जैसे कुछ कर केंद्रीय सरकार लगाती है, कुछ राज्य सरकार लगाती है और कुछ कर नगर निगम, नगर पालिका इत्यादि भी लगाते हैं, परंतु इन सब में एक संतुलन और स्पष्टता होनी आवश्यक है। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।